बहुत लोग दुनिया में लोनली है, एग्जैक्टली जैसे आपने डिस्क्राइब। देयर इज एन ऐप कॉल्ड रेप्लिका, REPLIKA, इंडिया में भी है। इट इज़ लाइक अ डिजिटल कंपेनियन। आप उधर अपना गर्लफ्रेंड सर्च कर सकते हैं, उसके बाल, उसके फेस, जिस तरीके से बात करेगी, और आप उसके साथ रोज़ बात कर सकते हैं कॉन्वर्जेशनल AI। और एक स्कैरी सिनारियो ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि शायद 5-10 साल में डेवलप्ड वर्ल्ड में द मैरिज मार्केट माइट कोलैप्स। तो थोड़ा डर लगता है ये सब पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ विद अ गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बात गलत है। रिलेशनशिप सीख मत कीजिए, इट विल ओनली मेक यू सैड। अगर आज आप नाखुश है रिलेशनशिप के बाद भी आप नाखुश ही रहेंगे। आपका पार्टनर आपको खुश नहीं बनाएगा, और आपको कभी भी अपनी खुशी अपने पार्टनर के हाथों नहीं देना है। आपको अपने में खुश रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक कलर क्यों पहनते थे? क्या आपको पता है कि कुछ लीडर्स बहुत स्लो बोलते हैं और कुछ लीडर्स बहुत फास्ट बोलते हैं? क्या आपको पता है कि अमेरिका वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कैसे बना? हर कोई चाइना की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर क्यों बैक करता है? अब हर कोई इंडिया के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है? इन सब का रिलेशन है स्टोरी टेलिंग से, कि कैसे एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल अपने अराउंड एक नैरेटिव सेट करते हैं और पूरी दुनिया को उस विजन के ऊपर बिलीव करवाते हैं। कैसे आप और मैं स्टोरी टेलिंग के नुआंसेस सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। इस बारे में हमने बात करी है आज के पॉडकास्ट में विद द ऑथर ऑफ हाउ बिजनेस स्टोरी टेलिंग वर्क्स, संदीप दास। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिगरिंग आउट जब फर्स्ट टाइम नाम हुआ था, पहले मेरे पॉडकास्ट का नाम था वॉइसेस विद राज था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम फिगरिंग आउट नाम किया था, उस टाइम मेरे ऑनलाइन फर्स्ट गेस्ट थे संदीप दास, जिनके साथ मैंने पैंडेमिक में, कोविड के बीच में एक पॉडकास्ट किया था ऑनलाइन वाया जूम। और वो पॉडकास्ट हमने हटा दिया क्योंकि वो इतना बेकार पॉडकास्ट मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें इतने सारे ग्लिचेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन the guest was super high quality and that is why हम उन गेस्ट को वापस लेके आए, क्योंकि he is genuinely one of the best minds I have spoken to. Make sure you watch this episode till the end, क्योंकि ये मेरा personal favorite episode है in a very long time. And राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े पॉडकास्ट में से छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं जो बहुत कम समय में आपको एक बेहतर लीडर बनाती है। और उन चैनल्स पे और भी ऐसी क्लिप्स हैं जो शायद आपको इस पॉडकास्ट में देखने को नहीं मिलेगी। टेल मी, ए पोजीशन क्या है, रोल क्या है और उस रोल में करना क्या होता है? व्हाट डू यू डू ऑन डे टू डे बेसिस? बेसिकली मैं फोरसाइट फंक्शन को लीड करता हूँ। फोरसाइट होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आजकल जो बिजनेस में होता है, लीडर सिर्फ 6 महीना या 1 साल आगे होराइजन में देखते हैं। मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल देखता हूँ कि 10 साल में क्या होने वाला है जो कंपनी को आज करना चाहिए, 5 साल में क्या हो रहा है जो कंपनी को आज करना चाहिए। एंड आई लीड दिस फंक्शन फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब अगर आप, जो मेरे पोर्टफोलियो में है, अगर आप US, चाइना और यूरोप हटा देंगे, बाकी सब कुछ मेरे अंडर आ जाता है। It's a smaller percentage of business, but it's extremely complex. तो as part of my role मुझे nuances सीखने पड़ते हैं मेक्सिको के, ब्राज़ील के, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया। तो इस सारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, उसके बेसिस पे मैं हाइपोथेसिस निकालता हूँ, बिजनेस मॉडल्स निकालता हूँ कि आज कंपनी को क्या टेस्ट करना चाहिए ताकि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो लीडरशिप पोजीशन में रहे। इंटरेस्टिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड, सो आई एम द ग्लोबल फोरसाइट लीड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स फॉर मार्स रिगली। और मार्स रिगली चॉकलेट्स बनाती है, आपको पता होगा, मार्स, स्निकर्स, M&M, बूमर, ये सारे हमारे ब्रांड्स हैं। टॉप 5 कंट्रीज बताओ जहाँ पे आपको पढ़ने में बहुत मजा आया, जिनके बारे में। एंड आई वांट टू कीप वन इंडिया बिकॉज आई एम बायस्ड। मुझे एक्चुअली इंडिया का उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि मैं इंडिया में ग्रो अप कर चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें पता रहती है। अगर जो मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगा इज नंबर 1 मेक्सिको, नंबर 2 साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया, जो आप बिजनेस में हो, साउथ कोरिया बहुत आगे है, लाइव स्ट्रीमिंग, टेक, डिजिटल। साउथ कोरिया। नंबर 3 चाइना। नंबर 4 सऊदी अरेबिया। एंड नंबर 5 द US। तो इमर्जिंग कैसे हो गया? मतलब अच्छा, आप जनरली इमर्जिंग पूछ रहे हैं तो फिर नंबर 5 मुझे ब्राज़ील लगेगा। ओके,
ठीक है। बट द थिंग इज मेरे रोल में मुझे यूएस के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्थ स्टार है इन अ वे कि सारी कंट्री शायद वो पाथ लेंगी, तो शायद वो पाथ जानना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ब्राज़ील, यूएस, मैक्सिको, इंडिया। आई वांट टू राइट इंडिया बिकॉज़ मेरे को मलम्मा आता है। तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। हाँ, बताओ मुझे मैक्सिको में व्हाट वाज सो एक्साइटिंग जो आपको लगा? हम लोग एक्चुअली रिसर्च कर रहे थे कि वहाँ का जो जेनजी है, जेनजी मतलब आपकी उम्र के लोग, वो सोचते कैसे हैं। तो हमने बहुत रिसर्च किया और वहाँ पे ये रिसर्च फाइंडिंग निकल के आई कि वहाँ का जो जेनजी है उसका बहुत डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है। डार्क सेंस ऑफ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इट इज़ क्वाइट कॉमन, जेनजी मैक्सिको में जाके अपने मदर को शायद कहेगा, आपने मुझे जन्म क्यों दिया, आपको मुझे प्रेगनेंसी के टाइम ही मार डालना चाहिए था। दिस इज़ अ डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर। और हम सब बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाके मर जाते हैं। इट इज़ अ डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये बहुत कॉमन है। आप जो रिएक्शन दिखा रहे हो ये बहुत कॉमन है, सब ऐसी ही बात करते हैं। एंड ये उसका एक अंडरलाइंग थियोरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी है कि इसमें सिर्फ डार्क ही है। तो जब मेरे को पहले एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था, आई डिड नॉट बिलीव इट। आई वाज लाइक, लोग थोड़ी पागल ऐसे बात करेंगे। देन आई डिड स्टार्टेड अटेंडिंग दीज FGDs एंड रीडिंग अबाउट देम। देन आई रियलाइज ये बात सही है। और इसका बहुत एक सोसाइटल वो है। अगर आप लैटिन अमेरिका देखेंगे, द रीजन हैज़ नॉट डन वेल। इट हैज़ ग्रोन एट 2% फॉर द लास्ट 10 years। वहाँ पे क्राइम है, ड्रग्स है, हैरेसमेंट अगेंस्ट वेमेन है। तो अगर आप जेनजी हो मैक्सिको में, आपका फ्यूचर बहुत डिस्पोंडेंट है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये जो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट है वो घर के अंदर आ जाता है और लोगों के दिमाग में घुस जाता है। इसलिए लोग ऐसे बात करते हैं कि हम बिल्डिंग के ऊपर से सब कूद पड़ते हैं। एंड पीपल फाइंड इट फनी। ये डेली थॉट्स हैं। These are daily thoughts. This is how they talk. And this is like the way you and me are laughing, the way they would talk, let us jump from top of a building. Really? Yeah. And this, ये इतना बड़ा surprising था ये trend. Then I went to my colleagues and friends and said, हमें ये सुनने को आ रहा है. He's like, हाँ हम तो ऐसी बात करते हैं. Wow. So yeah. और ये बहुत नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है। ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, they won't do it obviously. ये लोग करेंगे नहीं, बट ये उनके बात करने का तरीका है। ये बहुत डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है और ये सिर्फ मैक्सिको में मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स और क्राइम, उनका मैक्रो इकोनॉमी ठीक नहीं गया है, बहुत करप्शन है, ड्रग्स है, क्राइम है। तो एक जो फ्यूचर का लेके उनका एक पेसिमिज्म है, जैसे हमारा फ्यूचर का लेके हमारा ऑप्टिमिज्म है। तो वो पेसिमिज्म उनके घर में आके दिमाग में घुस चुका है, तो वो लोग ऐसे बात करते हैं। वो प्रेशर है, मतलब वो लोग सक्सीड करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट इतने सारे शैकल्स है कि हम सक्सीड कर नहीं पाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस। बट टेल मी, साउथ कोरिया में क्या एक्साइटिंग पड़ा? देखिए, साउथ कोरिया में अगर आप देखेंगे, दैट जो हम डिजिटल की बात करते हैं पूरा साउथ कोरिया में होता है। अ सिंपल स्टैट मैं आपको दूंगा कि इन FMCG, जहाँ से आप आते हैं, अपने कंज्यूमर गुड्स की बात की, हम लोग एक मैट्रिक ट्रैक करते हैं विच इज़ कॉल्ड ई-कॉम परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज बिजनेस आपका डिजिटल से आता है। ई-कॉम सेलियंस कहते हैं। इंडिया में वो नंबर बिटवीन 5 to 10% है इन FMCG, डिपेंडिंग ऑन कौन सा शहर है। That's it. It's very small. It's growing fast, but it's very small. South Korea, that number is 30%. Wow. साउथ कोरिया 30%. सो हम जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, हम लोग जो ये जो आप बिजनेस बना रहे हो, सोशल कॉमर्स, सब साउथ कोरिया में चल रहा है. They are brilliant at social commerce. They are brilliant at live streaming. It is the next step when it comes to डिजिटल रेवोल्यूशन. उनका मार्केट, और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने आई थिंक 1990 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जो पिछले 10 साल में वो रिजल्ट दिखा रही है. तो दैट इज़ इनक्रेडिबल. द सेकेंड थिंग विच मैंने हमेशा सुना था, बट आई सॉ इज द पावर ऑफ, जो हम कहते हैं ना, सॉफ्ट पावर ऑफ साउथ कोरिया, द बैंड्स, स्क्विड गेम्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो देखने को मिलता है साउथ कोरिया में. द influence of that soft media, yeah, but digital in South Korea is incredible. Is not a leg. What do you think कि South Korea में ऐसा क्या हो रहा है कि out of nowhere in last just one decade they are all over the place. हर जगह उनकी बातें हो रही है, उनके बैंड्स की बात हो रही है, उनका म्यूजिक पॉपुलर हो गया, उनका टीवी सीरीज उनकी बहुत पॉपुलर हो रही है, उन साउथ कोरिया के जो मॉडल्स हैं, जो मीडिया हेड्स हैं, वो उनको ग्लोबल फेसेस जैसा देखा जाता है, उनको सिर्फ साउथ कोरियंस नहीं देखा जाता, राइट. सॉल की बात बहुत होती है, ब्यूटी ब्रांड्स की अगर बात करो तो ग्लोबल ब्यूटी. व्हाट डू यू थिंक कि एकदम से क्या हुआ? क्योंकि आई एम श्योर
जैसे थिंक अबाउट इंडिया, राइट? इंडिया में अभी योगा और आयुर्वेदिक बहुत बात हो रही है, बट हमेशा से होती थी, भले कम होती थी. साउथ कोरिया में पहले बात नहीं होती थी और ऑल ऑफ अ सडन इट्स जस्ट एवरीवेयर. आई थिंक अगर आप साउथ कोरिया की हिस्ट्री देखेंगे 1990s और 2000s में गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्ट किया है. एंड जब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, ये रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है. तो आपको 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा. और उस इन्वेस्टमेंट के लिए ये पूरा इकोसिस्टम बन गया. इकोसिस्टम मतलब क्या है कि आपकी जो साउथ कोरियन कंपनी है अभी वो एफिशिएंट बन रही है. आप ऑटो देखिए, सैमसंग देखिए, ऑल दीज कंपनीज वो एफिशिएंट बन जाती है. दे बिकम ग्लोबल पावर हाउसेस. वंस दे बिकम ग्लोबल पावर हाउसेस, कंटेंट ट्रैवल्स थ्रू देम. ये एक पूरा चेन है, पूरा लिंक है. तो इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनीज एफिशिएंट होती है, कंपनी स्टार्ट गोइंग अब्रॉड, देर इज़ एफ्लुएंस. साउथ कोरिया में और पैसा आता है, लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से कंटेंट ट्रैवल होता है, वहाँ का उनका म्यूज़िक ट्रैवल होता है, खाना ट्रैवल होता है. तो ये जो हमें एक्चुअली लग रहा है ओवरनाइट हुआ है, एक्चुअली ओवरनाइट नहीं हुआ है. ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट वो जो थ्रेशोल्ड जहाँ पे होके पूरा स्केल कर जाता है इज़ प्रॉबेबली बीन 10 years ago. That is how the country is evolving. So now it's evident. It's now अब बस बाहर आके दिख रहा है. अब दिख रहा है. Okay. Next is South Africa. क्या सबसे फैसिनेटिंग लगा साउथ अफ्रीका में, which said कि ये मेरी टॉप 5 कंट्रीज में आती है? मैं अपने वेकेशन से बात करूँगा. Okay. तो डेटा तो आपको दिया. वेकेशन से मुझे लगा कि अफ्रीकन लोग और हमारे में बहुत सिमिलैरिटी है. Okay. बहुत सिमिलैरिटी है. जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, उनको स्पाइस पसंद है, उनको अनियंस पसंद है, उनको जिस तरीके से वो खाना बनाते हैं और हम जैसे खाना बनाते हैं बहुत सिमिलर है. सेकेंड थिंग मैंने जो नोटिस किया है, जो आप कम्युनिटी की बात करी थे, एम्फेसिस टुवर्ड्स फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है उधर. अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स 60+ हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट होम में भेज दिया जाता है. और ये नॉर्मल है, कोई मतलब शेम की बात नहीं है. कोई 60+ हो जाता है, आप उनको कम्युनिटी सेंटर, रिटायरमेंट होम भेज देते हैं. अफ्रीका में नहीं होता है. आपके ग्रैंडफादर अगर बाई चांस सिक हो गए, अंधे हो गए, एंड तक वो ग्रैंडसन देखेगा. एंड आई थॉट दैट इज़ वेरी इंडियन. दैट इज वेरी हार्डकोर इंडियन. दैट इज हार्डकोर इंडियन, राइट? वी रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर. That is second thing which really stood out. The third thing that really stood out for me is how much that country has been looted. And how much, I think Africa, if I remember, is 75% black. And when you hear those stories कि जब स्कूल में जाते हैं तो ब्लैक बच्चों का अलग, वाइट बच्चों का अलग, ऑफिस में जाते हैं ब्लैक का अलग, वाइट का अलग, थोड़े बिल्डिंग्स में उनको घुसने नहीं देते हैं. अभी भी नहीं, this is pre-apartheid. But when you hear the history of all of this, it is shocking. And मतलब then you think अरे मैं कितना लकी हूँ कि ना मेरे पेरेंट्स के साथ ये हुआ और ना मेरे साथ ये कभी होने वाला है. So I think that is something that really stands out. And despite all of that, despite this hatred that they had, they still living peacefully, largely peacefully, is also remarkable about South Africa. But it is an economy that is in bad shape. Okay, you know, अफ्रीका में एक चीज़ मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जैसे अमेरिका बिलीव करता है डेटा कॉलोनाइजेशन पे, राइट? चाइना बिलीव करता है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. सो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन क्या होता है? मैं दूसरे देशों को उनकी इकोनॉमी चलाने के लिए इतना पैसा दे दूंगा कि वो डेट में आ जाएंगे, मुझे वापस नहीं कर पाएंगे. एंड क्योंकि वो मुझे वापस नहीं कर पाएंगे, फिर मैं उनके देश पे एक तरीके से उनके ट्रेड पे कब्जा कर लूँगा कि अब मेरा ही होगा, राइट? और वो चाइना ने अफ्रीकन कंट्री से बहुत किया. इनफैक्ट आई थिंक 35-36 कंट्रीज हैं जो ओवरऑल चाइना नाउ कंट्रोल्स इन ह्यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, राइट? और अगर आप देखोगे तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाइनीज़ लोगों की ही है. वहाँ पे चाइनीज़ वर्कर्स ही जाते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे चाइनीज़ को ही मिलता है. सो जो लूटेड वाला पार्ट है वो अगेन इन सम वे कुछ ना कुछ बनते जा रहा है, राइट? बेचारे यही लोग लूट रहे हैं. It's scary to think about how China has done. So tell me, irony is, sorry to interrupt, irony is that is the richest continent. अगर आप natural resources देखेंगे, गोल्ड, ये सब बहुत rich continent है, but उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, that is a huge question. Everything is exported, everything is sent out. So they were explaining, हमें समझाया जा रहा था सोने के बारे में. तो सोना तो बहुत बनता है साउथ अफ्रीका, बट पूरा बाहर चला जाता है. उनकी कंट्री में उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बहुत कम रहता है. तो आई वाज आस्किंग दिस कि मैक्सिमम लोगों ने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन लोगों के वोट लेने के लिए बड़े बड़े चाइनीज़ बिजनेसमैन से डील करी,
और बोला कि मुझे चूज़ कर लो, मुझे इलेक्ट कर लो, मैं आपको बुलेट ट्रेन्स दे दूंगा। भले अफ्रीका को बुलेट ट्रेन्स चाहिए नहीं होगी, लेकिन चाइना से लेके बुलेट ट्रेन्स बना दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मुझे वोट दे दो, मैं बड़े बड़े ब्रिजेस बना दूंगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेके, बहुत लोन लेके चाइनीज़ गवर्नमेंट से और यहाँ चाइनीज बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके उन्होंने पूरा बना दिया, राइट। और अब इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे युगांडा का एयरपोर्ट इज नाउ गोइंग टू चाइना, राइट। तो व्हाट डू यू फील दैट चाइना इवेंचुअली रूल आउट करेगा सबको इन टर्म्स ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीकन नेशंस? क्योंकि एक बहुत ये मुझे आई वाज लाइक कि दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस। यूएस ने किया था वेनेजुएला के साथ, मेक्सिको के साथ, बहुत सारे कंट्रीज का यूएस ने किया था एक टाइम पे, राइट। फिर चाइना भी यही कर रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज धीरे धीरे एक टाइम पे करती है। और जो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मैंने रिसेंटली देखी कि अभी एक रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में वोट हुआ था कि ताइवान चाइना का पार्ट है कि नहीं है। तो आज से 20 साल पहले चाइना जो पूरे वर्ल्ड ने वोट किया था, आधे लोगों ने नो बोला था, आधे लोगों ने येस बोला था 192 नेशंस में से। दिस टाइम देयर वर 30-35 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका जिन्होंने सब चाइना की साइड ली थी, जिन्होंने लास्ट बार नो बोला था। बाकी सबके वोट सेम रहे थे, राइट। फर्स्ट टाइम जब वोट किया था तब पूरे वर्ल्ड ने जिसने नो बोला था उसने नो बोला, जिसने हाँ बोला था हाँ बोला। इस बार जिसने नो बोला, जिसने हाँ बोला। लेकिन कुछ कंट्रीज थी जो अफ्रीका की, जिन्होंने चाइना की साइड ली और बोला कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, इनको दे दो। डू यू थिंक कि ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमीज चाइना की तरफ से कंट्रोल्ड है? हो सकता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरी कंट्रीज अगर ये कंट्रोल करने लगेंगे, डू यू थिंक दैट्स अ थ्रेट ग्लोबली? चाइना कंट्रोल करेगा इकोनॉमी? नहीं, इट इज़ फार फ्रॉम अ थ्रेट। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप चाइनीज़ इकोनॉमी देखेंगे, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं आपको थोड़े नंबर्स बताता हूँ। चाइनीज़ इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, इज़ ओवर 20%। क्या बात कर रहे हो? दीज नंबर्स, एंड ये 20% से चल रहा है। अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% के ऊपर है। दिस नंबर इज़ ओनली इंक्रीजिंग। अगर आप लेटेस्ट चाइनीज़ इकोनॉमी के नंबर्स देखेंगे, ओके, व्हेन यू कंपेयर टू चाइना, सॉरी आई एम कटिंग, बट इंडिया से व्हेन यू कंपेयर अर्बन यूथ, इट विल बी, हमारा कुछ एक्सट्रीम नंबर नहीं है। मतलब आई डोंट हैव इट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड, माई गेस इज 7 to 9%। इट इज़ नॉट हेडलाइन हिटिंग नंबर। ओके, इट्स नॉट 20%, इट इज नोवेयर। इट इज जो हमारा बैंड है गवर्नमेंट का, उस रेंज में चलता है। इट इज नॉट अ हेडलाइन हिटिंग नंबर जितना भी है। मतलब चाइना से हम बहुत बेटर इन एम्प्लॉयमेंट रेट पे। यूथ अर्बन चाइनीज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। देयर इज, उनका इन्फ्लेशन इज टचिंग जीरो, विच इज बैड। लोगों को लगता है इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। दे हैव अ रिस्क ऑफ गोइंग टू द जापानीज मॉडल। उनका पॉपुलेशन लास्ट ईयर डिक्लाइन हुआ है। उनका जो रिप्लेसमेंट रेट है, मतलब हाउ मेनी चिल्ड्रन एवरी लेडी कर रही है, वो नंबर कम हो रहा है। उनके एक्सपोर्ट्स क्रैश कर रहे हैं क्योंकि हर कंपनी China +1 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स वियतनाम को जा रहे हैं और कंट्रीज लाइक इंडिया को आ रही है। China +1 क्या होता है? China +1 ये होता है कि पहले जो एक अमेरिकन कंपनी थी, पूरा सप्लाई चेन और पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कराती थी, क्योंकि चाइना के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, लैंड था, मशीन था, लेबर कम थे, और वो बहुत अच्छी तरीके से उनके रोडवेज कनेक्टेड थे। कोविड के बाद क्योंकि ये टेंशन हो रहा है चाइना और यूएस के बीच में, तो बहुत लोगों ने सोचा है कि हमें चाइना से थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि यूएस और चाइना में बहुत दिक्कतें हो रही। सो कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक सैमसंग, ये थोड़े थोड़े निकलने लगे। सो देयर इज दिस स्ट्रैटेजी कॉल्ड China +1। मतलब हम पूरा तो मैन्युफैक्चरिंग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, बट थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। दैट +1 इज द अदर कंट्री। तो वियतनाम इज अ बिग बेनिफिटर, इंडिया इज अ बिग बेनिफिटर जो एक्सपोर्ट। सो राइट नाउ अगर आप चाइना देखेंगे, इकोनॉमी इज स्लोइंग, इन्फ्लेशन इज स्लोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, एक्सपोर्ट्स इज स्लोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इफ आई रिमेंबर, crashed 70% दिस ईयर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब लास्ट ईयर 100 रुपए आते थे तो इस साल 70% इट क्रैश्ड। 30 रुपए आते हैं। इट क्रैश्ड बिकॉज बहुत सारी अमेरिकन फर्म्स आर नॉट इन्वेस्टिंग। अगर आप देखोगे चाइना कैसे बिहेव कर रही है, देयर इज अ कंसल्टिंग फर्म, आपने देखा होगा, बेन, मैकिन्जी, BCG, ऑब्वियसली बिग कंसल्टिंग फर्म्स। जो बेन की ऑफिसेज है, चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उन ऑफिसेज में रेड्स लगाए हैं कि आप हमारे अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे हो। तो चाइना में जो बड़े फर्म्स है, MBB जो हम कहते हैं, मैकिन्जी, BCG, बेन, उनको डर है कि हम बिजनेस कैसे करेंगे यहाँ पे। ये है सिचुएशन चाइना में अभी।
इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और ये तो रिपोर्टेड नंबर है, अंदर क्या हो रहा है और कितना ख़राब है किसी को पता नहीं। ये तो रिपोर्टेड नंबर है जो गवर्नमेंट कह रही है, और उनकी सरकार, मतलब आपको पता ही है उनकी सरकार क्या है, तो अंदर कितनी ख़राब है सिचुएशन पता नहीं है। इसलिए टू कम बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, चाइना के खुद के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। टेल मी वन थिंग, फिर इंडिया का सबसे बड़ा, जब भी हम बात करते हैं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, थ्रेट हर चीज़ में चाइना को क्यों बताया जाता है? व्हेन राइट नाउ जब चाइना की चीज़ें इतनी नहीं है, तो आई थिंक पीपल शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक विद इंडिया। देखिए, एक्चुअली इंडिया और चाइना कंपेटिटर्स नहीं हैं, एंड द सिंपल रीज़न इज उनकी इकोनॉमी 5 टाइम बिगर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उनका एवोल्यूशन और हमारा एवोल्यूशन बहुत अलग है। वो एटलीस्ट 7-8 साल हमसे आगे हैं। $3 trillion वर्सेस 18 to 20 इज 5-6 टाइम्स बिगर। तो यू कैनॉट कंपेयर, जो कंपैरिजन होता है, क्योंकि जो हम कहते हैं लीड मेट्रिक सिमिलर है, कि अगर आप जो कहते हैं पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो दोनों का, चाइना का बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, बट वो डेवलप्ड मार्केट से बहुत कम है, तो उसमें रूम है ग्रोथ के लिए। वन ऑफ द रीजंस कंपैरिजन होता था, वो लोग 1.4 बिलियन है, हम लोग 1.5 बिलियन है, पॉपुलेशन सिमिलर है, हिस्टोरिकली दोनों की इकोनॉमीज़ 200 साल पहले बहुत बड़ी होती थी, दोनों में गवर्नमेंट्स वर कीन टू पुश इट, तो इसलिए कंपैरिजन होता था। बट एक्चुअली द इंडिया चाइना कंपैरिजन इज़ नॉट फेयर, बेस का बहुत अलग है। हो सकता है 10 साल बाद में इंडिया शायद $10 ट्रिलियन, $12 ट्रिलियन बन जाएगी, तो तब शायद इकोनॉमी थोड़ा बहुत कंपेयर हो सकता है। बट राइट नाउ वी शुड कंपेयर विथ एसेंशियली प्लेयर्स लाइक ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया, प्लेयर्स लाइक दैट। दोज आर द रियल सेट्स ऑफ कंपेरिजन्स देखना चाहिए। ये नैरेटिव है इंडिया चाइना का, बट प्रॉबली क्योंकि बॉर्डर्स हैं इसलिए नैरेटिव है, हिस्टोरिकल रीज़न है, सिमिलर पॉपुलेशन, इसलिए लोग कंपेयर करते हैं। बट लाइक टू लाइक शायद एप्पल नहीं है, शायद नहीं है। इंटरेस्टिंग टेक, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग। ओके, तो फिर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कौन सी चीज़ों में? आई वुड से कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी वहाँ हैं जो आपको इंडियन कंज्यूमर पहले समझना पड़ेगा। इंडियन कंज्यूमर क्या है? इंडियन कंज्यूमर एक्सट्रीमली वैल्यू कॉन्शियस है, एक्सट्रीम प्राइस सेंसिटिविटी। आपके पास शायद BMW होगा, बट फिर भी आप प्राइस सेंसिटिव होंगे। ये इंडियन कंज्यूमर है, डॉक्यूमेंटेड है ये। सेकंड है कि इंडियन कंज्यूमर वैल्यू कॉन्शियस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीप क्वालिटी दे सकते हो। तो आपको वैल्यू, पैसा भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। तो FMCG में इफ़ यू हैव द राइट पोर्टफोलियो, अगर आप सही पोर्टफोलियो, मतलब अगर आप कुछ बेच रहे हो, सही प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो, सही दुकान पे हो, सही प्रोडक्ट है, आपका वैल्यू है। अगर आपका जो प्राइस पॉइंट ठीक नहीं है इंडिया में, फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ एजुकेशन बेच रहे हो बट प्राइस पॉइंट इज़ ऑफ, या फिर आप कोई फूड बेच रहे हो और 40% कमीशन लगा के प्राइस पॉइंट इज़ ऑफ, इंडिया में मुश्किल है। बट अगर आपका प्राइस पॉइंट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, प्रोडक्ट गिविंग बेसिक वैल्यू, एंड इफ़ यू क्रैक दैट ओपनिंग प्राइस पॉइंट, देर इज़ बिजनेस फॉर एवरी। रिलायंस रिटेल आजकल काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बहुत पैसा बनाती है रिलायंस रिटेल। वो ये सुपर मार्केट, डेफ क्रैक द मार्केट। डी मार्ट जो हुआ करता था, हम पूरा असॉर्टमेंट देंगे, गुड प्राइसेस, एंड वी विल रन इट लाइक दैट, और अच्छा खासे बिजनेसेस चलते हैं। जो पुराने दिनों के बिजनेसेस हैं, आई थिंक दे अंडरस्टैंड द इंडियन कंज्यूमर वेरी वेल। उनको पता है कि क्या चाहिए। वाई डिड जियो टेक एवरीथिंग बाई स्टॉर्म? इट वॉज लेड बाई प्राइस, देन दे टुक पीपल बाई स्टॉर्म। सो आई थिंक जो पुराने बिजनेसेस हैं उनको ये साइकी पता है कि देर इज़ मनी एवरीवेयर, बट आपको प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू का इक्वेशन ठीक रखना पड़ेगा। और जो ये इक्वेशन समझता है वो इंडिया में पैसा कमाता है। You know, there's an interesting take. Recently, one of our friends told us that कि इंडिया प्रोडक्ट मार्केट फिट कंट्री नहीं है। करेक्ट, ठीक है। इंडिया प्रोडक्ट, चैनल, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट फिट कंट्री है। एग्जैक्टली। एंड देयर आर 3 metrics you always look at, जो आपको, अगर कोई एंटरप्रेन्योर आपका ये सुन रहा है कि अगर आपको इंडिया में सक्सीड करना है, बहुत पैसा है इंडिया में, बहुत पैसा है, बट आपको ये 3 चीज़ें हमेशा देखनी पड़ेंगी: ओपनिंग प्राइस पॉइंट, वैल्यू, प्रोडक्ट क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन। ये इक्वेशन आपको सेट करना पड़ेगा। प्राइस, वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर आपका इक्वेशन ठीक हो जाता है, ये चांस है कि आपकी बिजनेस चलेगी। यू से समथिंग सिमिलर। जो मेरा पूरा स्टार्टअप जो है हाउस ऑफ एक्स, वो एक थीसिस पे बिल्ट है, और उस थीसिस का है कि ब्रांड अगर आपको बनानी है
तो ब्रांड के 3 एलिमेंट्स होते हैं जो लोग यूजुअली मिस कर जाते हैं। ये तीनों में से लोग एक पे खेलते हैं। इंडिया को अगर देखो जाओगे तो आज तक मैक्सिमम लोग फंक्शनल वैल्यू पे खेले कि फंक्शनल है, राइट, बट वो टाइम जा रहा है, अब इमोशनल वैल्यू भी आ रही है, राइट, लेकिन इमोशनली मुझे लगता है बहुत क्लटर्ड हो गया है अब। करेक्ट। तो इसकी वजह से एक तीसरा एलिमेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं और ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सो आई फील द 3 एलिमेंट जो होता है कि आपके प्रोडक्ट और आपकी ब्रांड में पहले एक फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, उसको साथ एक इमोशनल वैल्यू होनी चाहिए एंड उसके साथ एक कम्युनिटी वैल्यू होनी चाहिए। यूजुअली लोग जो थर्ड वैल्यू होती है वो इन्वायरमेंटल वैल्यू रखते हैं, जो इंडिया में पर्पस अभी इतना फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। कम्युनिटी इज मोर लाइक कि क्या मैं इस प्रोडक्ट का पार्ट बनने से क्या मेरी कम्युनिटी में या तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है या लोग ज़्यादा ऐड हो रहे हैं या हम लोग साथ में इसको यूज़ करके कोई चीज़ के लिए फ्रूटफुल मिशन पे चल रहे हैं। एंड वाई डू आई से दैट? क्योंकि इंडिया पूरी अगर सोसाइटी देखोगे तो इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन सोसाइटी। करेक्ट। करेक्ट है। मुझे वो चीज़ तभी अच्छी लगेगी जब मेरी सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड होगी। करेक्ट। इट्स अ वेरी वेरी फेयर आर्ग्यूमेंट एंड मुझे लगा था कि when I was building this thesis over a long period of time, I was trying to understand, मुझे लगा इंडिया चेंज हो रहा है क्योंकि अब है ना अर्बन पॉपुलेशन इंडिविजुअल रहने लग गई है, अलग अलग रह रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद लोग बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट एक पॉपुलेशन है नंबर जो बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, दैट इज DIN, डबल इनकम नो किड्स, राइट, पॉपुलेशन की हस्बैंड इज अर्निंग, वाइफ इज अर्निंग एंड दे डोंट हैव किड्स, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको सोसाइटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको उनके फ्रेंड सर्कल से पड़ता है। बट इवन दैट इज़ रॉन्ग, उन्हें भी सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा डीप कंडीशनड है हमारे अंदर ये चीज़ें कि हमें कम्युनिटी लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ एज अ ब्रांड यू कैन क्रैक फंक्शनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू एंड कम्युनिटी वैल्यू, देन आपकी एक ब्रांड है। एंड देन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन के 3-4 अलग रूल्स हैं। नो, दैट्स एब्सोल्युटली वैलिड। एंड आई रिमेंबर हम रिसर्च भी कर रहे थे और एक रिसर्च ये भी निकल के आया था कि इमर्जिंग कंट्रीज जो हम एशियन इकोनॉमीज कहते हैं उसमें फैमिली का रोल बहुत हाई है। आपकी माँ जो बॉलीवुड ने क्रैक किया था वो एक्चुअली इनसाइट है, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत डीप इनसाइट है कि आपकी माँ का जो आपकी ज़िंदगी में एम्फेसिस है वो डिसप्रोपोर्शनेट है, बियॉन्ड लॉजिक है। रिसर्च कहता है 10 साल के बाद भी यही रहेगा इंडिया में। आपका जो रोल ऑफ फैमिली है वैसा ही रहेगा, उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में रोल ऑफ द फैमिली स्टेडली डिक्लाइन कर रहा है, शादियाँ कम हो रही है, बच्चे कम हो रहे, मोर एंड मोर एडल्ट्स रिटायरमेंट होम्स जा रहे, इंडिया में उतना प्रोनाउंस नहीं होगा। तो ये फैमिली और जो कम्युनिटी आप कह रहे हैं 10 साल के बाद भी इतना ही, द रिसर्च सेज इट विल बी एज स्ट्रॉन्ग। ट्रू। एंड यू नो एक मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था अबाउट हाउ जो कंट्रीज के ऊपर रूल किया गया है, जो रूल्ड है वो लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड है वर्सेस कंट्रीज जो ज़्यादा जल्दी फ्रीडम जिनको मिल गया। एंड द रीज़न वाज बहुत फेयर, मतलब मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। एंड द आर्ग्यूमेंट वाज कि जब आपके ऊपर कोई रूल करता है, जैसे ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने आपके ऊपर रूल किया, राइट, आपके सारे लॉजिक ख़त्म हो गए, आपको पता नहीं आप करोगे क्या, आप बाहर जाओगे तो मर जाओगे, नहीं जाओगे तो रह जाओगे, क्या आपको कुछ नहीं पता, राइट। आप ब्रिटिश का साथ देते हो तो आप जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे, आप अगेंस्ट जाते हो तो आपको कुछ नहीं पता। दैट्स कंप्लीट, आपके लॉजिक को किल किया गया है, ठीक। फिर आपके पास राइट एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, आपके पास राइट जॉब्स और राइट फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी का एक्सेस नहीं है, आपको नहीं पता कि आप जो सपने देख रहे हो पूरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो हर जगह सिर्फ ये था कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें साथ में रहना पड़ेगा, हम सब साथ में हैं तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपका मेन जो प्राइमरी गोल एज ए ह्यूमन बीइंग इज प्रोटेक्शन। आपको और कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा 200 साल आप रूल किए गए हो, उसके उस थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड सिक्योरिटी के टाइम में ये होता है कि सिक्योरिटी तभी मिलती है जब रिसोर्सेज पूल करते हो, राइट। इंडिविजुअल इज मोर ड्रीम्स, टुगेदरनेस इज मोर सिक्योरिटी, करेक्ट। एंड इसकी वजह से इंडिया जैसे कंट्री हम लोग इमोशनली ज़्यादा वायर्ड थे। एंड देन ऑब्वियसली जो टॉप इट अप कि हमारे जो रिलीजन बिलीव्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी और सोसाइटी बिलीव्स हैं, वो टॉप करती कि हम लोग साथ में रहते हैं। सो टू मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि हाँ यार, हम लोग पहले ही तो सोसाइटी बहुत क्लोज रहते थे, प्लस हमारे ऊपर ये जो ब्रिटिशर्स का जो 200 साल का रूल हुआ उसने हमें और क्लोज लेके आ गए, क्योंकि हम लॉजिक छोड़ दिया, हमें बोला कि सब साथ में रहेंगे तो ही जीतेंगे। एंड देन ये सारी जो चीज़ें इतनी वायर्ड हो गई कि अब हमें ऐसा लगता है कि टुगेदरनेस इज अ प्राइमरी फंक्शन जिसको हम क्वेश्चन भी नहीं करते। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने एक रिसर्च भी पढ़ा था कि एक हाइपोथेसिस है, जिन कंट्रीज़ में भगवान में भरोसा है उन कंट्रीज़ में फैमिली वैल्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग।
एक कोरिलेशन है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, अगर आप मतलब 200,000 ईयर्स पहले जब ह्यूमन होमोसेपियंस जस्ट आ रहे थे, तो हम एज अ स्पीशीज़ बहुत वीक है, ना मेरे क्लॉज हैं, ना मेरे दांत है, ना मैं जल्दी भाग सकता हूँ. द ओनली रीज़न ह्यूमन बींग्स हैव सर्वाइव्ड इज़ उनको ये कहानियाँ बोली गई कि आप एक साथ मिल के काम करो, जो आप भी कह रहे हैं, आप एक साथ मिल के काम करो ताकि आप रिसोर्सेज शेयर करो. दैट इज़ द ओनली वे यू विल सर्वाइव. और ये कहानियाँ क्या है? एक है रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म. क्या बोला गया कि भगवान है, गॉड इज़ देयर, आप संडे चर्च में जाओ, किसी की हत्या मत करो, मेहनत करो, चीटिंग मत करो, ये सुनाएगा. तो ये सारे रिसोर्स पूलिंग जो हुआ है इज़ हैपेंड थ्रू अ नोशन कॉल्ड अ स्टोरी लाइक रिलीजन. That is the only reason we have survived this long. There is another way this has happened. जो आपने ruling की बात की, the second way human beings have survived is political system. Greek empire है, Roman empire है, तो उन्हें कहा जाता था कि आज भी अगर आप यूके में देखेंगे थोड़ा बहुत, praise the king, praise the queen, the king stands for something. आप टैक्सेस दो, आप किंग की तारीफ करो, आप किंग के वैल्यूज़ को लिफ्ट करो, तो सबको पास लेके आता है. तो द हाइपोथेसिस इज जिस कंट्री में ये जो स्टोरीज है रिलीजन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे वैसे कंट्रीज़ में फैमिली स्ट्रक्चर्स और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है. अगर आप वेस्ट में देखेंगे रिलीजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम हो रहा है धीरे धीरे. कनाडा में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर्स लूज हो रहा है. अगर आप यूएस में जाके देखेंगे, जो सेंट्रल यूएस होता है, जिसको हम रेड स्टेट्स बुलाते हैं, कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ यूएस, वहाँ पे रिलीजन बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है. तो ये दोनों का क्लियर रिलेशन है. इंटरेस्टिंग. एंड इंडिया ऑब्वियसली ये रहेगा. वी आर अ फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो बिकॉज वी आर रिलीजियस ओरिएंटेड, एंड दिस इज एवोल्यूशन एट प्ले. ये एवोल्यूशन एट प्ले है. दिस आई नेवर थॉट. नाउ दैट यू पुटिंग कॉन्शियस थॉट इन मी, क्योंकि सो माई फैमिली इज रिलीजियस. हम लोग हर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डेज सेलिब्रेट करते हैं कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, हर चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली करते हैं. एंड आई थिंक रिलीजन इज डिजाइंड इन अ वे टू गेट अस मोर क्लोज. दैट इज डिजाइंड बाय एवोल्यूशन, ताकि स्पीशीज सर्वाइव करे. देयर इज अ रीजन व्हाई द ह्यूमन स्पीशीज आर सर्वाइव्ड. रिलीजन वाज वन बिग रीजन, पॉलिटिकल सिस्टम्स वाज वन बिग रीजन. That is why human beings have survived. बट ना ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ना मेरे पास नाखून है, ना मेरे पास दांत है, ना मैं उतना भाग सकता हूँ, तो क्यों मैं इस प्लैनेट को रूल करूँगा? तो एवोल्यूशन ने ये आंसर दिखाया है कि आप ये स्टोरी बनाओ, ये एक नैरेटिव बनाओ, एंड उस नैरेटिव के बेसिस पे सब आप एक रूफ के अंदर आके रिसोर्सेस पूल कीजिए, आप आगे बढ़ जाओगे. That is so fascinating. Narratives rule the world. Yeah. Interesting. Wow. It is also what I cover in chapter 1. Why storytelling is the number one skill. This is the exact reason I've given. I'll come to storytelling and I have few very interesting questions around storytelling. But just going back to the point of, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में ना मुझे बड़ी आलसी आती थी about कि मेरे घर में गणेश चतुर्थी, गणेश पूजन होता है, जहाँ पे मेरे डैड सबको बुलाते हैं कि पूजा दिन में 10 दिन हमें साथ में ही करनी है. देयर इज़ नो वे कि तुम इधर उधर हो सकते हो. इट्स कुछ भी, तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, तुमको साथ में ही रहना पड़ेगा और करनी पड़ेगी, राइट? अगर तुम सेम शहर में हो, ऑब्वियसली अगर शहर के बाहर हो कोई ऑप्शन नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर सेम सिटी में हो तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी टाइम हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता. और स्टार्टिंग में बड़ा ऐसा लगता था कि मेरे टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, उनके टाइम के हिसाब से, हाउ फ्रिक्शन कम्स इन. पर जस्ट दैट थॉट कि सब लोगों को साथ में आके करना ही पड़ेगा, वो बार बार वो इतना ट्रेडिशन बन गया कि यू स्टार्ट बीइंग कंसिडरेट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स विद योर फैमिली. Yeah, today you are very close to your sisters. I was seeing your post. One of the reasons is probably that. बचपन में शायद आपकी फैमिली सब आके ये टाइम स्पेंड किए जा रही है, अलाइनिंग द थॉट. देयर इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल व्हाई पूजाज आर डन. सो आप थॉट्स अलाइन कर रहे हो, आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप डिज़ायर्स मांग रहे हो, आपकी पूरी विजन अलाइन हो रही है. रिलीजन वही कर रहा है, आपकी विजन अलाइन कर रही है. आप अगर कोई फैमिली में बीमार है, आप सब प्रे कर रहे हो कि उनकी बीमारी ईजी हो जाए. तो अगर आप कहीं जाना चाहते हो, आप सब प्रे कर रहे हो, किसी का क्लास 10 एग्जाम है कि उसके क्लास 10 एग्जाम्स ठीक जाए, क्लास 12 एग्जाम्स, पूरी घर का माहौल रहता है, पूरी घर का पर्पस अलाइन हो रहा है. दैट इज व्हाट रिलीजन इज डूइंग. दैट इज व्हाई दोज फैमिलीज डू वेल, एंड दैट इज व्हाई यू आर वेल कनेक्टेड
दैट इज़ वाई जो आज आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर फादर. 100%. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आजकल थोड़े लोग रिलीजन को थोड़ा नीचे दर्जे की तरह देखते हैं कि इट्स अ लिटिल रिग्रेसिव, या हम पूजा नहीं करते, हम मॉडर्न हैं. मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि देयर इज़ अ साइंस टू प्रेयर. अगर आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट जो भी भगवान को आप प्रे करते हो, करना चाहिए. देयर इज़ अ साइंस टू इट. और लोग जो नहीं करते हैं वो तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. जब आप प्रे कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, भगवान मेरा कुछ आने वाला है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, प्लीज़ देख लो, मेरे पेरेंट्स को ठीक रखो, मेरा करियर ठीक रखो. वॉट यू आर डूइंग इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड क्योंकि आपका एक इरेशनल बिलीफ है कि भगवान मेरे को देख लेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ट्रेंड हो रहा है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगा. तो इवेंचुअली भगवान करे या ना करे, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन को ठीक कर देगा. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था बहुत सालों पहले. जब लोग बीमार होते थे, अ प्रीस्ट आपके घर आएगा, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करेगा. समझिए आपको बीमारी हो गई, वो एक लिजर्ट को मारेगा, कुछ कुछ करेगा, उसमें स्पाइसेस डालेगा, ही विल डू अ पूरा वो तमाशा करेगा और आपको बोलेगा आप ये पी जाओ, आपकी बीमारी चली जाएगी. और ये होता था. और ये आंसर बहुत सिंपल है. दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. आपने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया है कि यार वो छिपकली को मार रहा है, इतने ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, तो ये ज़रूर चलेगा. और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लिया कि ये चलेगा. सबकॉन्शियस माइंड हील कर जाती है. वाओ. सो देर इज़ अ साइंस टू प्रेयर. देर इज़ अ साइंस टू प्रेयर. एवरीबडी लिसनिंग टू इट. आप भगवान के लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो भी आप वरिड हो, धीरे धीरे उसको ठीक कर देगा. देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस विच सेज साइंस ऑफ प्रेयर. देर इज़ ए रीज़न वाई पीपल से संडे को चर्च जाना चाहिए, संडे को टेम्पल जाना चाहिए, ताकि आपका दिमाग ठीक रहे. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा को जो भी ये एपिसोड सुन रहा है, अगर हर दिन सुबह आपके दिमाग को अगर आप ये सिंपल सा प्रेयर बोलेंगे कि आई रिक्वेस्ट माई सबकॉन्शियस ब्रेन टू हेल्प मी विद द फॉलोइंग. मुझे करियर में यहाँ पे पहुँचाइए, हेल्थ वाइज मेरे को और मेरे पेरेंट्स को ठीक रखिए, या फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं. और ये हर दिन आप सुबह खुद को बताएंगे और एंड में बोलेंगे आई रिक्वेस्ट माई सबकॉन्शियस ब्रेन टू डू इट. इन कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे कि सबकॉन्शियस ब्रेन आपको उस पाथ पे लेके जा रही है. ये साइंस है, ये प्रेयर नहीं है, ये साइंस है. तो एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इसका कॉन्ट्रा भी है. अगर आप खुद को रोज़ बोलेंगे कि यार मेरा तो कटेगा, मेरे को तो जॉब नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी जाएगी, वो होगा, वो 100% होगा. क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपके कॉन्शियस ब्रेन से डायरेक्शन ले रहा है. अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बोलेंगे मेरा कटेगा, वो आपका कटेगा. सिंपल है. अगर आप उसको बोलेंगे नहीं मेरा बहुत अच्छा जाएगा, वो आपका अच्छा जाएगा. भाई मेरा तो बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है. और ये एक्चुअली बहुत सीरियस है. लोगों को लगता है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि इस पे पूरा रिसर्च किया गया है, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. ओके, शेयर वन थिंग दैट यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ. एन एक्सपर्ट, ओके, 100%. ये सेकंड एक्चुअली एक्सपर्टीज है मेरे लिए. मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंड मी टॉक, ओके, वैसे बाय द वे लेट मी टेल एवरीबॉडी दिस दैट ही वाज, ये मेरे पहले लाइक टॉप 5 गेस्ट में से थे जब मैंने फिगरिंग आउट ऑनलाइन स्टार्ट किया था. राइट, पहले मेरे पॉडकास्ट का नाम वॉइसेस हुआ करता था, फिर मेरे पॉडकास्ट का नाम माइंड योर ओन बिजनेस हुआ करता था. फिर मैंने जब फिगरिंग आउट फर्स्ट टाइम नाम लिखा था, उनमें से मेरे फर्स्ट 5 एपिसोड्स में थे, इनके साथ मैंने बनाया था ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग. मैंने स्टार्ट करी थी. आई वाज टेलिंग देम, लाइव स्ट्रीमिंग करी थी. एंड उस टाइम पे इनकी एक बुक्स थी, हैक्स फॉर लाइफ, राइट. एंड that book I was pretty impressed and that's how I found you. और मैंने इनका एक LinkedIn में पोस्ट पढ़ा था जो मुझे काफ़ी fascinating लगा था. That's how we got in touch. Every time I write a book, I come on Rajesh show. So the next time I come on Rajesh show, you will know my next book has come. So that's how the journey started and I found him super fascinating. और उस टाइम पे ना इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैं इनसे पूछ रहा था, तब मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं था ना, मेरे पास ऑडियंस थी
ना मैं बनने की कुछ कोशिश कर रहा था, मेरा पॉडकास्ट था, मैं बस स्पीचेस देता था इधर उधर छोटी मोटी. सो ही टोल्ड मी कि राज, जेनजी और मिलेनियल्स को समझना स्टार्ट कर दो क्योंकि तुम खुद एक जेनजी हो. एंड आफ्टर योर कॉन्वर्जेशन मैंने मेरे आसपास के लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे आपकी कॉन्वर्जेशन में बहुत अच्छा इंसाइट लगा. पहले मैं सोचता था कि यार मेरी जनरेशन को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ, राइट, मैं हूँ, मुझे तो पता है मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है. तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप की जनरेशन कैसे सोचती है, तो मैं उनको समझ लेता हूँ. लेकिन जब आपकी जो इंसाइट थी ना, आपने बोला था कि सबको समझने से बेटर है किसी एक चीज़ को बहुत एक्सपर्ट तरीके से समझ लो. एंड आई लव दैट थिंग. एक हमें समझना चाहिए, जो जेनजी का हम डेफिनेशन देखते हैं, जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है कि 1997 टू 2012 बॉर्न, अगर आप बॉर्न बिटवीन 1997 एंड 2012 है, आई थिंक इसको ब्रॉडली जेनजी कहा जाता है. ब्रॉडली आई सॉ इट वाज 1995 इन पोस्ट. हाँ, हो सकता है, मतलब नहीं 2012 तक है क्योंकि उसके बाद जेन ए आता है. हाँ, तो वो 15-20 साल का रेंज है. 1995 टू 2010. हाँ, तो 97 टू 12 वो सेम है, 15 साल का. एक हमें समझना चाहिए कि ये जेनजी होमोजेनियस नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंसेस है. अ जेनजी बॉर्न इन 2008 वर्सेस अ जेनजी बॉर्न इन 2000 ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. मिलेनियल्स में ये नहीं होता है. अ मिलेनियल हु से 44 वर्सेस अ मिलेनियल हु 36 बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट जेनजी में जैसे 8 साल का फ़र्क है, बहुत अलग होगा. तो जेनजी एक ऐसी क्लस्टर है और हिस्ट्री ऑफ जनरेशन्स में देखा गया है कि हर 1-2 साल डिफरेंस ऑफ बर्थ में थिंकिंग वास्टली बदलती है, वास्टली बदलती. आपने पूछा कि जेनजी क्या अलग है, कैसे अलग है. एक हमने देखा है कि जेनजी में डिफरेंस होता है वो बात किसकी सुनते हैं. आपके और मेरे, आपके टाइम पे नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, मेरे टाइम पे सेलिब्रिटीज़ यूज्ड टू मैटर अ लॉट. कि किसी मूवी स्टार ने कह दिया तो मैं जाके ख़रीद लूँगा. फिर आए इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको पता ही होगा, इन्फ्लुएंसर्स आए और जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ऑथेंटिक है, मेरे लिए फ्री में कर रहे हैं. तो जेनजी स्टार्टेड लिसनिंग टू इन्फ्लुएंसर्स, मिलेनियल स्टार्टेड लिसनिंग टू सेलिब्रिटीज़ बाय एंड फार. और ऑथेंटिसिटी का एंगल था, ये एक डिफरेंस है. जेनजी आगे जो करने वाला है, जो अभी ट्रेंड दिख रहा है चाइना में, वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स की ओर जा रहे हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स नहीं. उनको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो वो एक डिफरेंस है. वो बात किसकी सुनेंगे, हम लोग सेलिब्रिटी की सुनेंगे, वो लोग आज जो ओल्डर जेनजी है ह्यूमन इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे, यंगर जेनजी है वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे. ये एक बहुत पैटर्न है. सेकंड है, और मेरे को शायद बोलना नहीं चाहिए, मैं ट्रोल्ड हो जाऊंगा, जो जेनजी कहती है और जो जेनजी करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्यों? सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप रिसर्च में देखेंगे, इंडिया की बात करूँ, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करूँ, बहुत जेनजी कहती हैं कि हमें एनवायरनमेंट मैटर करता है, सस्टेनेबिलिटी मैटर करता है. बट अगर आप परचेज डिसीजन में देखेंगे, वो टॉप 3 वैल्यूज़ में आता ही नहीं है. टॉप 3 वैल्यूज़ में वही 3 चीज़ें आती है, वैल्यू/ब्रांड, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सस्टेनेबिलिटी का कुछ इसमें इक्वेशन ही नहीं है. तो जो वो लोग कहते हैं और जो वो लोग करते हैं, उसमें कभी कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जस्ट बिकॉज समबडी आपको कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो जाके करने वाला है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने किया था. 2 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, 2 डेनिम जीन्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है. एक पेयर ऑफ जीन्स है, सेम है, फिट है, कलर, क्रॉच सब सेम है. एक मैं जाके कहूँगा कि ये जीन्स 2000 रुपये का है और ये एनवायरमेंटली अच्छा है, मतलब जिस गरीब बच्चे ने, कोई गरीब बच्चा नहीं होगा चेन में, पानी के लिए अच्छा है, अर्थ के लिए अच्छा है, ये 2000 रुपये का है. ये सेम जीन 1500 रुपये का है, बट इसमें चाइल्ड लेबर होगा बांग्लादेश का, इसमें पानी कंजम्पशन हुआ होगा, थोड़े केमिकल्स होंगे. ये मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था. 95% पीपल वॉन्टेड द 1500 रुपी जीन. तो और ये मेरा अकेला एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जो जेनजी कहती है और जो जेनजी करती है बहुत अलग है. ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों का. जस्ट बिकॉज अ जेनजी इज टेलिंग यू समथिंग, दे डोंट डू इट. अनदर थिंग इज, जेनजी बहुत शार्प है, जो हमारी जनरेशन पिकअप नहीं करती है, कि आप सच बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो. ये वो फटाक से पकड़ लेती है. अगर कंपनी आके बोल रही है मैं आपके लिए सोचता हूँ, मैं फेयर सिटीज़न हूँ,
मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, बट अगर आप वो कर नहीं रहे हो, वो पकड़ लेगी और बॉयकॉट हो जाएगा. They see through bullshit. They see through BS. It's called green washing भी एक term है. They see through all of it. तो if you are a company, sometimes it makes sense to go to a Gen Z and say, ये मेरा वड़ा पाव है, ये तेल में बना है, बट बहुत टेस्टी है और 10 रुपए का है, खरीद लेगी. बट अगर आपने बोला ये वड़ा पाव है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें सॉल्ट कम है, इसमें शक्कर नहीं है, मिर्च नहीं है, बट अगर वो बकवास लगा, कभी नहीं बिकेगी. तो जेनजी के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. इसमें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऊपर नीचे है, बोलना ज़रूरी है. मैंने घी लगाया है, घी है इस प्रोडक्ट में, जेनजी ले लेगी. सो द ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ, ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स मैटरिंग अ लॉट to Gen Z. Their take on relationships, you are the expert, I shouldn't tell you. No, I'm not. I'm trying to understand. Yeah, better. Go ahead. Their take on relationship is also very, very different. But I remember मैं research पढ़ रहा था. उनका outlook towards marriage is differing, is changing. उनका outlook towards relationship is changing. And sometimes it is थोड़ा डर लगता है ये सब पढ़ के. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट रिमेंबर कौन सा पेपर था, मैंने पेपर पढ़ा था कि जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है, मुझे याद नहीं कौन सा पोल था, कि अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ, मतलब गाय और अ गर्ल, मेरी ज़िंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी. और ये बात गलत है. ये बहुत सिंपल है कि अगर आज आप मिजरेबल हो, आप कल भी रिलेशनशिप के बाद मिजरेबल होंगे. इसमें पार्टनर का कुछ इक्वेशन नहीं है, ये आपका है. एक्सेप्ट द 2 month हनीमून पीरियड, वो आप निकाल दो. अगर आज आप खुद में खुश हो, आप रिलेशनशिप के बाद भी मोर और लेस खुश ही रहोगे. तो द फैक्ट दैट कभी कभी उनको लगता है कि रिलेशनशिप के बाद हमारी ज़िंदगी अलग ट्रेजेक्टरी में जाएगी, वो गलत है. तो अगर आप जेनजीज को पूछेंगे, ये फिर से रिसर्च ने बोला है कि पीपल इन देयर लेट टीन्स, आपको नंबर 1, 2, 3 लाइफ में क्या चाहिए. बहुत लोगों ने बोला है हमें रिलेशनशिप चाहिए, और ये गलत एक्सपेक्टेशन है. हर जेनजी को यही सोचना चाहिए, नंबर 1, 2, 3 क्या चाहिए. नंबर 1, मुझे खुद पे काम करना है, खुद का करियर बनाना है, खुद का एजुकेशन करना है. रिलेशनशिप विल कम एंड गो. अगर मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, रिलेशनशिप चल जाएगा. बट अगर मैं रिलेशनशिप ढूंढूंगा और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, रिलेशनशिप नहीं चलेगा. क्योंकि आप आज मिजरेबल हो, आप कल भी मिजरेबल ही रहोगे. ये एक नुआंस है जो कभी कभी जेनजी इनसाइट में लोगों को समझ में नहीं आता है. ट्रू. आई अग्री ऑन दिस, क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है, राइट, हमें लगता है कि हम कुछ भी हमारी लाइफ में एडिशन करेंगे अगर, राइट, तो वो बेटर होना चाहिए. नहीं तो हमें एडिशन नहीं करना. और वो पार्टनर के लिए भी यही होता है कि अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मेरे साथ जो भी पार्टनर आने वाला है, अगर वो इंसान मेरी लाइफ को आके बेटर नहीं बनाता, तो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए. जबकि द रियलिटी इज तुम खुद अपनी लाइफ बेटर और वर्स बनाते हो. करेक्ट. अगर तुम्हारी लाइफ वर्स चल रही है, दूसरा आदमी आने के बाद कोई चेंज नहीं आने वाला. Exactly. तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, मे बी तुम्हारा फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल स्टेटस अलग हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले की एक लेयर ऐड हो जाएगी. बट जो सेल्फ लेवल, जो इंडिविजुअल लेवल पे तुम जितने खुश होते हो, वो चेंज नहीं होने वाला. एग्जैक्टली 100%. वो थोड़े टाइम तक खुश रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी जो खुशी है वो किसी और इंसान पे डिपेंडेंट कर दी है. जैसे ही वो सामने वाले की रियल कलर्स आने लगे बाहर, तुम्हारी खुशी वापस नीचे चली जाएगी. एकदम. राइट. सो तुमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं खुद में कितना कंप्लीट हूँ. एम आई इनफ? इफ द आंसर इज येस, राइट, देन यू नीड टू गो अहेड एंड देन हैव अ पार्टनर, एंड देन one enough, another enough, together are enough. But if you feel that I'm not enough, then first तुम्हें खुद पे पहले काम करना चाहिए. You need to work on yourself कि okay, how do I make it okay with just myself? क्योंकि दूसरा इंसान आके मेरा void fill नहीं कर सकता. Exactly. दूसरा इंसान आके मेरी बहुत सारी जगह पे लाइफ बेटर कर सकता है in order just the feeling of it. Correct. Not individual level पे मेरे issues solve नहीं कर सकता. Absolutely. And that I feel is a problem कि हम हर चीज़ को transaction जैसे देखते हैं, लेकिन I feel हर चीज़ को काम जैसे देखना चाहिए. Very well said. I think relationship का business case नहीं बनाना चाहिए. That is exactly like it's not transaction कि मैं X दे रहा हूँ तो मुझे X+1 मिलेगा. में profit नहीं बनाना है relationship में. And I also say the same. But that's how we think of. Yeah, absolutely. And I think जो सोचना चाहिए लोगों को कि
आपको एकदम ग्रीड होना चाहिए कि मैं करियर में हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, एजुकेशन में हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, दैट वो आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 उसूल होना चाहिए। और नंबर 2 है कि रिलेशनशिप सीख मत कीजिए। जब रिलेशनशिप होगा हो जाएगा, इट विल हैपन। आप सीख करने से कुछ होगा नहीं है, इट विल ओनली मेक यू सैड। एंड द तीसरी चीज़ है कि ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आज आप नाखुश हैं रिलेशनशिप के बाद भी आप नाखुश ही रहेंगे। आपका जो हैप्पीनेस है, जो आपने कहा कि आपके अंदर से आता है, आपका पार्टनर आपको खुश नहीं बनाएगा। और आपको कभी भी अपनी खुशी अपने पार्टनर के हाथों नहीं देना है, आपको अपने में खुश रहना चाहिए। और ये ज्ञान है, मैं समझता हूँ, बट ये रियलिटी है। You know, there's a thing, okay, I believe in this a lot. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सुबह काम करने जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद घर आता हूँ, मैं पूरा थक जाता हूँ, हमें लगता है मेरी लाइफ में एक वॉइड है, मेरे पास कोई इंसान नहीं इसके बाद मैं अपना डे शेयर कर सकता हूँ, राइट? तो मुझे एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए, तो इसलिए मुझे बुरा लगता है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, लोनलीनेस। I'll go through it, लोनलीनेस, कि मुझे ऐसा लग रहा है, फेयर, अंडरस्टूड, ठीक है। पर यू नो द वन रीज़न इज़ वाई यूर लोनली और वाई यूर नॉट फीलिंग इट, बिकॉज तुम खुद आगे बढ़ के इनिशिएटिव नहीं लेते हो खुद की लाइफ बेटर बनाने के लिए। पॉइंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू आई लाइक पोस्ट वर्क? मुझे क्या पसंद है? क्या मुझे पसंद है मूवीज़ देखना? क्या मुझे पसंद है चेस खेलना? क्या मुझे पसंद है पार्टी करना? क्या मुझे पसंद है स्पोर्ट्स खेलना? क्या मुझे पसंद है रनिंग करना? मुझे पहले वो फिगर आउट करना पड़ेगा। करेक्ट। जब मैंने वो फिगर आउट किया कि ओके पोस्ट वर्क मैं कौन हूँ, फिर मुझे उन प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे सोशल होना पड़ेगा, तब जाके मैं मेरे जैसे और लोगों से मिलूंगा और जिनके साथ मैं वाइब करूँगा, जिनमें से शायद कोई मेरा एक पोटेंशियल पार्टनर होगा, मे बी फ्रेंडली और रोमांटिकली, उसके साथ तुम्हारी लाइफ और बेटर होने की। यार मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत पसंद है, इस इंसान को भी एक्सपीरियंस पसंद है, शेयर करके दोनों बहुत मज़े करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ यू फाइंड योर पार्टनर्स। तभी आप देखोगे तो मोस्ट, यू नो, वन ऑफ द रिसर्चर्स आई वाज रीडिंग, मैक्सिमम लव मैरिजेस जो होती है, दिस वाज इन यूएस, आई डोंट नो इंडिया में कितनी ट्रू है, मैक्सिमम लव मैरिजेस जो होती हैं वो स्कूल से चलती आती हैं, वही सक्सेसफुल होती हैं। सही है। द रीजन इज तुम दोनों एक एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे तुम पले बड़े साथ में, तुम्हें वो जाना पसंद था, स्कूल जाना पसंद था, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे दोस्त थे, वहाँ पे सब्जेक्ट था, वहाँ पे फन था, राइट? तो वहाँ एक पर्टिकुलर जगह से आए। सेकेंड मोस्ट मैरिजेस होती है, कंफर्टेबल मैरिज, वो वर्क प्लेस पे होती है, क्योंकि तुम वर्क प्लेस पे एक कॉमन रीजन के साथ जाते थे और वहाँ पे होने लगा। यूजुअली जो बहुत ही रैंडम लोग होते हैं, जो रैंडम सिचुएशंस में मिलते हैं और उन्हें कुछ साथ में कुछ करना नहीं पसंद है, उनकी मैरिजेस इन स्पैन ऑफ 3 to 5 years दे फॉल आउट। एंड वो सिर्फ मूवीज़ में होता है कि रैंडम किसी से आप मिलते हो और वो शादी हो जाती है, वो सिर्फ मूवीज़ में होता है ना। आई रियली लाइक व्हाट यू आर सेइंग। और एंड दिस इज बाय द वे जस्ट स्पेसिफिंग इट आउट, इट वाज अ रिसर्च, ये मेरा नहीं है, नहीं रिसर्च था व्हिच आई रेड इट एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग कि हाँ ये ट्रू है कि मैं नहीं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को और मेरे जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं। एंड जो लोग मिल रहे हैं वो अजीब मिल रहे हैं या जिनसे मैं मज़े नहीं आ रहे, मुझे उनके साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं, क्योंकि मैं उस जगह पे जा ही नहीं रहा हूँ जहाँ मुझे पसंद है, मैं ऐसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, राइट? एंड दिस वाज अ स्टडी व्हिच आई वाज डूइंग, व्हाई देयर वाज एन आर्टिकल, व्हाई एन अर्बन वुमन इन न्यूयॉर्क इज नॉट एबल टू फाइंड लव। एंड आई वाज, क्या आर्टिकल था, मैं पसंद आ गया था, राइट? वो सारी बैक टू बैक डेटिंग ऐप्स पे जाती है एंड शी वाज लाइक अ गर्ल स्पेसिफाइंग, मैं डेटिंग ऐप से जा रही हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा, राइट? वो एंड में ये बताती है कि मुझे डेटिंग ऐप्स वाली ना रिलेशनशिप्स ही नहीं पसंद, मुझे पसंद ही नहीं है कि तुम एक बार में किसी को लेफ्ट या राइट पे स्वाइप करके रियलाइज़ कर लो कि मेरे को उसके साथ डेट पे जाना कि नहीं जाना है। वो उसके माइंड में वो बिलीव करती है कि उसको डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, उसके माइंड में उसे चाहिए कि उसे ये करना है, उसके माइंड में उसको ये था कि यार मुझे सुबह इतनी बजे ब्रेकफास्ट होगा, इतनी बजे मेरी डिनर होगी, इस सोशल क्लब में मैं जाऊंगी। एंड जब उसे पार्टनर मिला उसकी सोशल क्लब में, देन शी वॉज एबल टू बी हैप्पी फॉर 3 years फॉर दैट वन पार्टनर। उसका 3 years के बाद हो गया, हट गया। बट टू मी दैट वॉज फैसिनेटिंग कि तुम खुद को फोर्स कर रहे हो ऐसी जगह पे पार्टनर ढूंढने के लिए जहाँ तुम बिलीव ही नहीं करते। इफ़ यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन फाइंडिंग लव थ्रू सेरेंडिपिटी, then you'll find it. If you are a partner who believes in finding love through dating apps, you'll find it. If you are the partner who believes in finding love through old school ways, you'll find it. But don't try to mismatch here and there, because
कि यार यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं. Like don't go all in and all out. That was the crux of that article. No, I think it is very well said. मैं 2-3 चीज़ें ही बताऊंगा. एक तो कि वो लाइफ सीकिंग अ रिलेशनशिप आपकी लाइफ का नंबर 1 एजेंडा नहीं होना चाहिए. आपका लाइफ का नंबर 1 एजेंडा खुद का करियर होना चाहिए, खुद सेल्फिश होना चाहिए. दैट्स वन. सेकंड, एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड है जो आप बता रहे थे, मुझे याद आ रहा था. बहुत लोग दुनिया में लोनली है. एग्जैक्टली जैसे आपने डिस्क्राइब. देयर इज एन ऐप कॉल्ड रेप्लिका. REPLIKA. इंडिया में भी है. इट इज़ लाइक अ डिजिटल कंपेनियन. आप उधर अपना गर्लफ्रेंड सर्च कर सकते हैं, उसके बाल, उसके फेस, जिस तरीके से बात करेगी, और आप उसके साथ रोज़ बात कर सकते हैं. कॉन्वर्जेशनल AI. Okay. I am sure people are going to download the app after this. I am मैं sure. नहीं कर रहा. I'm freaked out. I'm creeped out. Okay. So, एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि चल रहा है कि नहीं. ऑब्वियसली आपका 10 मिलियन डाउनलोड हुए हैं इस ऐप के. 10 मिलियन डाउनलोड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और मोर इंटरेस्टिंगली एक नंबर है कि यू कैन अनलॉक फीचर्स. अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो वो सर्टेन टाइप ऑफ बात आपसे करेगी. अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो कुछ और बात करेगी. $60 मिलियन के सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स हुए हैं इस ऐप पे. और एक स्कैरी सिनारियो ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि शायद 5-10 साल में डेवलप्ड वर्ल्ड में द मैरिज मार्केट माइट कोलैप्स. क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा, जो आपने सीन इनिशियली मुझे बताया, कि रात को कोई आके लगेगा 8 बज रहे हैं, किसी से बात करूं, ऐप खोलो, आराम से बात करो, वो AI आपके हिसाब से आपकी बात करेगी. फिर आप सोचोगे मुझे रिलेशनशिप ही क्यों चाहिए. But what about physical touch? You need protected, companioned, oxytocin, dopamine सब रिलीज होता है when you feel more. वो भी आएगा. बट ये एक स्कैरी थॉट है. दिस स्टेप 1 ऑफ द जर्नी ऑब्वियसली. बट इवेंचुअली डिजिटल कंपेनियनशिप का जो मार्केट है बहुत बहुत बड़ा है. पीपल आर अज्यूमिंग, यहाँ पे फोरकास्ट भी है कि 500 मिलियन लोग इन 10 साल डिजिटल कंपेनियंस यूज़ करेंगे. Okay, last question. This is very valuable because I think that's the crux of what you and me believe in, and that's how the conversation started. Why do you feel कि storytelling is number 1 skill जो हर entrepreneur, हर business owner, हर employee को आनी चाहिए? मैंने इसी डिस्कशन पे थोड़ी देर पहले कहा था कि the number 1 reason जो human species has survived is because of that कहानी of religion, कहानी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. क्योंकि स्टोरी क्या करता है, सबको एक रूफ में लाता है और उनको एक शेयर्ड डायरेक्शन देता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव सर्वाइव्ड. आगे भी अगर आप देखेंगे हमारी लाइफ में कितना सारा नॉइज़ है, कितना सारा कंपटीशन है, कितना सारा सोशल मीडिया, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है. अ स्टोरी विल हेल्प यू स्टैंड आउट. क्योंकि एक स्टोरी इज़ अ केमिकल प्रोसेस. क्योंकि अगर आप एक अच्छी कहानी बोलोगे तो आपके दिमाग में सही सेट ऑफ केमिकल्स रिलीज होती हैं. अगर आप एक IPL का मैच देखते हैं, व्हेन देयर इज़ अ टेंस चेज, धोनी कमिंग इन द लास्ट ओवर, डोपामाइन रिलीज करता है, फोकस आ रहा है. अगर आप एक मूवी देखेंगे लाइक धोनी की बात करते हैं, धोनी की मूवी, जो धोनी इतने स्ट्रगल के बाद वर्ल्ड कप जीतता है, इट रिलीजेस द हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन. अगर आप मूवी देखते हैं अबाउट से अ वर्ल्ड वॉर, अगर आपने ओपेनहाइमर देखी है, वर्ल्ड वॉर, इतने सारे लोग मरते हैं, इट रिलीजेस कॉर्टिसोल. तो हर स्टोरी रिलीजेस केमिकल्स. डेटा अपील्स टू द रैशनल ब्रेन, और 95% ऑफ योर डिसीजंस आर टेकन बाय द इरैशनल ब्रेन. तो अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, स्टोरी टेलिंग सिंगल बिगेस्ट स्किल चाहिए आपको. क्योंकि आपको लोगों को आपके लिए लाना है. यू हैव टू ब्रिंग पीपल टू वर्क फॉर यू. आपको नॉइज़ में खड़ा रहना है, आपको कंपटीशन को बीट करना है, आपको राइट सेट ऑफ केमिकल्स रिलीज करने हैं. दैट्स व्हाई यू नीड स्टोरी टेलिंग. एक और टैक्टिक है जो कहते हैं कि सिंबल्स मैटर अ लॉट. सिंबल मतलब चित्र, साइंस मैटर अ लॉट. लोगों को लगता है नंबर्स मैटर करते हैं, एक्चुअली सिंबल्स मैटर अ लॉट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस तरीके से ड्रेस कर रहे हो, आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हो. स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक एंड ब्लू क्यों पहनते थे? कोई चॉइस नहीं था. या ज़करबर्ग हमेशा ब्लैक एंड ब्लू क्यों पहनते हैं? ऐसा नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि हम ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं कि कौन से दिन क्या कपड़े पहनने हैं, हमें इस सब में घुसना नहीं चाहिए. ये रीज़न नहीं है. रीज़न बहुत सिंपल है. ब्लैक इज़ नोन एज द कलर ऑफ सैटर्न, विच इज़ द कलर ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन,
which is going to take the world to a better place. That is why Steve Jobs always wore black. It is not because of anything else. So symbols have a lot of meaning. अगर आप एक entrepreneur है, आपको एक टाइप ऑफ कलर पहनना चाहिए. अगर आप एक बिजनेस में हैं विच इज़ अबाउट लग्जरी, आपको ऑप्टिमिज्म देना है, तो आपको पेस्टल शेड्स पहनने चाहिए, ऑरेंज पहनना चाहिए, वाइट पहनना चाहिए, ब्राइट येलो पहनना चाहिए. अगर आप एक बिजनेस में हैं जहाँ पे आपका मार्केट शेयर ब्लीड हो रहा है और आप अपनी टीम को रैली कर रहे हैं कि यार लड़ मेरे कंपेटिटर के साथ, आपको रेड पहनना चाहिए, कलर ऑफ मार्स. अगर आप एक ऐसा इनोवेटिव कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो दुनिया को चेंज करने वाली है बट लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, यू हैव टू वेयर ब्लैक. ये कॉन्शियस डिसीजंस हैं उनके ब्लैक और ब्लू पहनने के. आपने कभी नहीं देखा होगा वो लोग ऑरेंज पहनते हैं, क्योंकि वो लोग वो मैसेज ही नहीं करते. देयर इज अ रीज़न विजय माल्या वोर दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स. तो सिम्बल्स और ड्रेसिंग स्टोरीज में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये सारा आपका इरैशनल ब्रेन को टारगेट करता है, विच जो आपके 95% डिसीजंस बुक्स में कलर्स की कलर्स हर कलर के लिए, हर कलर के लिए क्या है. अ थर्ड थिंग विथ सिम्बल्स मैटर इज, अगर आपने वाई सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर आपने स्कैम सीरीज देखी है, हर्षद मेहता वाली जो सीरीज आई थी, बहुत लोग कहते हैं कि उनका डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो उस गाड़ी में घूमते थे, वो लेक्सस वाली गाड़ी, और हर जगह उनकी गाड़ी के बारे में बात हुई. तो वो जो सिंबल था, वो सिंबल वेंट अ लॉन्ग वे इन डिस्ट्रॉइंग हिम. तो दो सिंबल्स कैरी अ लॉन्ग वे. अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है तो पूरी मूवी वो टॉप के ऊपर है. द टॉप कीप्स रोटेटिंग. जब तक चलती है लियोनार्डो डिकैप्रियो ड्रीम वर्ल्ड में है, जब वो टॉप बंद हो जाती है लियोनार्डो डिकैप्रियो को पता है मैं असली वर्ल्ड में आ गया. तो सिंबल्स का, वेदर इट इज़ ड्रेसिंग, वेदर इट इज़ ब्रांड लोगो, matter a lot. So but I never thought of it this consciously. Now that you're talking about it, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, तो I'll do more consciously and I want to do it in a better way. Because storytelling power है to create a better future faster. And to create a worse cult faster. In both the ways, तुम्हारे लिए बहुत beneficial है. I want to use it for the positive things and like scale the things that we do much faster. Like, and I want to learn this, and it's amazing. I never thought कि color का इतना important होगा, because now that I can think of, there are so many people वो specific colors पहनते हैं और मैं उनको उस तरीके पे देखता हूँ. आप वैसे नोटिस कीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा लोगों के हाथ कैसे मूव करते हैं, वो भी स्टोरीज नरेट कर रही हैं. नोटिस कीजिएगा, लिखा है मैंने, ये सब भी लिखा हुआ है, सब भी लिखा है. नोटिस जेस्चर्स, नोटिस पीपल्स जेस्चर्स. सो आई वाज ट्राइंग टू रीड योर जेस्चर्स. Okay, what do you think? Okay, go ahead, tell me. Okay, this is where we end. You tell me about my gesture. No, you tell me about my gesture and then we end. And guys, this is fascinating. And मैं यूजुअली मेरे पॉडकास्ट में बुक्स प्रमोट नहीं करता. मैं गेस्ट को लाता हूँ, गेस्ट को क्या पता होता है वो होता है. मैं नहीं बोल रहा कि तुम जाके बुक पढ़ो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सुनने के बाद मैं ज़रूर पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड टू नो मोर. थैंक यू ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स था. तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आप और ऐसे इंटेलिजेंट गेस्ट के साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हो, कि आप ज़्यादा पॉडकास्ट किन्हीं और तरीके के गेस्ट के साथ देखना चाहते हो. मुझे वो कमेंट्स में बताओ, और ये बताओ कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं. ऑल्सो बिफोर यू लीव, like, share, subscribe, comment and at least share it with one person. किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस कॉन्वर्जेशन से कोई आइडिया आएगा, क्योंकि एक आइडिया इज़ इनफ जिससे आपकी और मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, उस इंसान के परिवार की लाइफ चेंज हो सकती है, एंड इस कंट्री की लाइफ चेंज हो सकती है. बिकॉज इन दिस कंट्री अगर हमें जीतना है तो वी नीड टू क्रिएट मोर लीडर्स. वी नीड टू मेक श्योर कि हम सब साथ में मिलके इंडियन ड्रीम को अचीव कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.